बतकही के सभी दर्शकों को मैं श्री राजेश आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको प्रणाम। बतकही को सार्थक करने के लिए आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हर अलग अलग विषयों पर हम उस विषय से संबंधित विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। इसके उद्देश्य है कि हम एक किसी नतीजे पर पहुंचे जिन विषयों को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से लोगों को बाहर लाने का प्रयास करें। इसी क्रम में आज इस कड़ी की शुरुआत में हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किए हैं जो देश के लाखों किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, बहुमुखी आयामी व्यक्ति है। उन्हें हम प्रगतिशील किसान कहें, हर्बल साइंटिस्ट कहें, कवि कहें, संपादक कहें या एक संगठन करता है। इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है और एक नजीर गढ़ी। बतकही के दर्शकों के ओर से मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपका बतकही में स्वागत है। आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब हम लोग बतकही में जब बतकही शुरू कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य था कि किसान एक सर्जक होता है और इसीलिए हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां अभी हमारे सामने हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं, जब देश की सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं, ऐसे समय में हम कृषि पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात और ये करना चाहता हूं कि आपकी हर्बल चाय इन दिनों काफी लोकप्रिय है, तो क्यों न आज की चर्चा हम लोग चाय पर चर्चा के दौरान के साथ शुरू करें, आपके हर्बल चाय के साथ। तो आप बताएं जरा अपने हर्बल चाय के बारे में कि इस कोरोना वायरस के संक्रमण में किस तरह वह जूझने में कामयाब है। जी डॉक्टर। भाई राजेश जी, चाय पर चर्चा तो बड़े बड़े राजनेता और अभिनेता करते रहे हैं। आपने चाय पे चर्चा में किसान को शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हम लोगों ने जो चाय बनाई ये तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस समय एक बड़े विद्वान आयुर्वेद के थे, प्रोफेसर वीके जोशी, अभी भी हैं। जी, आपको आ रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप कंटिन्यू करें राजेश जी। जी, कंटिन्यू करें आप। तो मुझे पता नहीं मेरी आवाज आपको आ रही या नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? मुझे लगता है कोई इंटरनेट की बाध्यता। हाँ हाँ, कंटिन्यू करें आप। जी कंटिन्यू। तो उस समय हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में जो हमारी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्बल जो जड़ी बूटियां हैं जो हम बस्तर में उगाते हैं, उनको मिला के एक फार्मूला बनाया था मनुष्य का इम्यून पावर बढ़ाने का। तो इम्यून पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि चाय की आदत बड़ी बुरी आदत है, आप जानते हैं, कैफीन, निकोटीन कई तरह की है, तो हमारे देश में एक अनिवार्य आदत भी थी और स्वागत सत्कार का भी एक जो है सबसे प्राथमिक जो साधन था, चाय थी। तो हमने उसके साथ जोड़ा जड़ी बूटियों को कि अगर चाय की जगह इस चाय को लोग पिए तो ढेर सारी बीमारियों से बचेंगे। ये 16 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
और जी उसकी उसकी कीमत हम लोगों ने लगभग 1 रुपए से भी कम रखी प्रति कप। 1 कप चाय की कीमत 1 रुपए से भी कम हो और उसमें जी बिना शक्कर डाले वो मीठी भी हो जाए और करीब जी 16 बीमारियों से बचाए। ये सोच के हम लोगों ने उस चाय हर्बल चाय को लॉन्च किया था और हमें उम्मीद थी कि पूरा देश में मतलब एक क्रांति आ जाएगी, सारे लोग वही चाय पियेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए वो चाय हम बेच ही नहीं पाए। कोई क्योंकि भारत में जो विज्ञापन का जो जाल है उसमें गुणवत्ता जो है बड़ी मतलब दरकिनार कर दी जाती है। वो एक कहावत है कि जो आप सुनते ही हैं कि जो असली सिक्के को नकली सिक्के चलन से बाहर कर देते हैं। तो हमारी इतनी बढ़िया चाय की दाल नहीं गली भारत के बाजार में, तो हमने विदेश का रुख किया और हम जी हॉलैंड, जर्मनी, वहाँ इस हर्बल चाय को बेचने लगे। तो जी वहाँ के लोगों ने उपयोग किया और देखा कि हाँ भाई, 1 हफ्ते के अंदर डायबिटीज, अस्थमा, सर्दी जुकाम, फ्लू, इसमें बड़ा आराम मिलता है। तो धीरे धीरे एक साथ तो बड़ा आर्डर नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे जो उपयोग करते गए बढ़ते गए, तो आज 10-15 साल बाद ठीक ठाक इसकी डिमांड बढ़ गई। अब कोरोना आ गया, तब कहीं जाके उस चाय की लोगों को याद आई, कोरोना के जी समय, कि एक चाय ऐसी हो जो इम्यून पावर बढ़ाए, जो सुबह दोपहर शाम पिए और जितने भी वायरस वायरस हैं उनके आक्रमण से हमें बचाए। तो आप सही कह रहे हैं कि 16 साल बाद घूरे के भी दिन फिरते हैं, तो हमारी चाय के नहीं, आजकल ऑनलाइन भी उस चाय की प्रशंसा देखी जा रही है और कई लोग देखिए बताते भी हैं। देखिए राजेश जी, अगर हम उसकी ज्यादा बात करेंगे तो ये लगेगा कि अपने चाय को यहाँ पे विज्ञापन करने बैठे हम लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बातचीत शुरुआत करने के लिए आप चाय की चर्चा एक बड़ा पॉपुलर लाइन हुआ करता था, तो अचानक इससे तारतम्य उसका जुड़ गया। अब आते हैं नहीं हम जी अपने मूल मुद्दे पर कि जी भारतीय जी कृषि एक लंबे समय से झंझावातों से गुजर ऐसे समय में, जबकि पूरा कोरोना संक्रमण है, यह संकट और गहरा है। तो इस संकट में क्या कोई अवसर आपको दिखता है? देखिए, संकट में अवसर, ये मुहावरा है, ठीक है। जी ये मुहावरा तो जो है हौसला बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि भारत की जो खेती है पहले से बड़ी गंभीर परेशानियों से गुजर रही है। जैसे मैं प्राय कहता हूं कि भारत की खेती आईसीयू में पड़ी। जी अवसर तलाशने की स्थिति में भारत की खेती फिलहाल नहीं है। इस चीज को हमें समझना होगा। जो 60-70 सालों में जो मूल अधोसंरचना थी खेती की, उस पे हम लोगों ने कोई काम किया नहीं। हमारे जितने भी कॉलेज हम लोगों ने यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की बनाई, इन्होंने अच्छे किसान एक भी नहीं दिए। आप कहीं नहीं सुनेंगे कि फलाने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हुआ ये महान किसान है। आप यही पाएंगे कि वहां से पढ़ के कोई खाद बेच रहा है, कोई दवाई बेच रहा है, कोई ट्रैक्टर बेच रहा है। तो जो रिसर्च होना चाहिए था वो खेतों तक पहुंचा नहीं। और खेती में जो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए थी, जो खेती में जो छोटे छोटे उपकरण चाहिए थे, हर लेवल पे खेती पे हमने कोई काम किया ही नहीं। खेती वास्तव में प्राथमिकताओं में रही ही नहीं। इस चीज को भले राजनेता न माने आज, लेकिन बोलते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने हाल पड़ा हुआ है। तो अवसर देखने लायक जहां तक बात है, कोई मैं देखता हूं कि वर्तमान में तो सबसे पहले खेती की तरफ सबको ध्यान देना चाहिए। मतलब हाथी के पाँव में सबका पाँव, सबसे पहले खेती को मजबूत बनाएं। वरना कोरोना या इस तरह की बीमारी से तो कितने लोग मरेंगे मुझे नहीं मालूम, 1% 2% लोग मरते हैं। लेकिन जब भुखमरी आएगी और कहीं 2 साल खेती नहीं हुई, तो 1 अरब 30 करोड़ लोगों को हम बाहर से अनाज लेके नहीं खिला पाएंगे, भूखे मर जाएंगे हम लोग। तो मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ या कोई पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं ना कि दाल नहीं है तो त्राही त्राही मच जाती है, कभी प्याज नहीं है तो त्राही त्राही। ये जो छोटे छोटे इंडिकेशन बताते हैं कि किसान अगर थोड़ा सा भी खेती से विमुख हुआ तो बड़ी गंभीर दशा आएगी। और ये मुहावरा जो है कि संकट में अवसर ढूंढो, ये सब कहने के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे कोई अवसर नहीं दिख रहा है, मुझे तो खाई दिख रही है सामने। तो क्या इन संकटों से उभरने के लिए आपको नहीं लगता कि सरकार नई कृषि नीति लाने पर चर्चा तो कई वर्षों से हो रहा है,
क्या सरकार इस दिशा में बढ़ती हुई आपको दिख रही है? देखिए, कल ही एक मीटिंग मैंने शामिल हुआ था और मैं अभी तक देख रहा हूँ वो वहां भी यही बात चर्चा हो रही थी। तो मैं बार बार कहता हूँ कि किसानों के लिए जब आप नीतियां बनाते हैं, है ना, जैसे उद्योग के लिए बनाते हैं तो आप CII, FOCM, चेम्बर्स इनको बुलाते हैं और आपस में चर्चा करके तब नीतियां बनाते हैं। तो किसानों के लिए जब नीतियां बनाते हैं तो जनाब आप किसानों को ही शामिल नहीं करते। अबिना दूल्हे की बारात चलती है आपकी, है ना। तो जब किसानों को शामिल नहीं करेंगे, जब ग्रास रूट लेवल के आपके पास फीडबैक नहीं होंगे, आपके जो आंकड़े हैं 40 सालों से जो नकली आंकड़ों के पिरामिड बढ़ाते हम चले जा रहे हैं उसी पर बैठते बैठते, तो आंकड़े सही नहीं है और जो जमीनी रिपोर्ट्स है आ रही है वो हकीकत से काफी दूर है। तो असल में नीतियां जो बन रही हैं, जब तक उसमें किसानों की सीधी भागीदारी नहीं होगी राजेश जी, तब तक आप समझिए कि व्यवहार मूलक, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, है ना, तकनीकी रूप से सुदृढ़, दूरगामी, इस तरह की नीतियां जमीन पे नहीं उतर पाएंगी। अब एक बात होती है कि जैसे अभी कोरोना का संक्रमण है और इस दौरान सारी चीजें अस्त व्यस्त तो हुई ही हैं, तो सरकार ने बीते दिनों आर्थिक पैकेज की घोषणा की। तो उस आर्थिक पैकेज के दौरान, घोषणा के दौरान, सरकार की तरफ से कहा गया कि देश में जैविक खेती और हर्बल खेती को प्रोत्साहित किया जाए। आज पूरी दुनिया के हर्बल बाजार पर चीन नंबर 1 पर है। तो क्या ऐसी स्थिति में भारत को उस हर्बल प्रोडक्शन के हब के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की घोषणाओं को देखें तो वो सिर्फ घोषणाएं दिखती है या जमीन पर कुछ काम होता हुआ दिखता है? जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है? जी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी, अभी आवाज रुक आपकी गई आवाज थी। मुझे कट कट के आ रही है। जी, फिर से बोल रहा हूँ कि कृषि सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए और सरकार ने बीते महीने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसमें जैविक खेती और हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही। तो आप आज दुनिया में चीन हर्बल उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, लगता है। जी जी, चीन दुनिया में हर्बल उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। तो क्या लगता है कि इस सरकार की घोषणा के बाद क्या जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ दिखता है जिससे कि हम जैविक खेती के मामले में या हर्बल खेती के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? वर्तमान परिदृश्य क्या है और इसके भविष्य के क्या आकलन किए जा सकते देखिए राजेश जी, जहां तक जैविक हर्बल की खेती में भारत के लिए संभावनाओं की बात है, इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सोलह क्लाइमेटिक जोन है। मतलब हर तरह की जलवायु हमारे पास है। विश्व में जितनी तरह की जलवायु है वो सारी जलवायु भारत में भी मौजूद है और जैव विविधता के दृष्टिकोण से हम बहुत ही धनी हैं। हमारे पास 4,600 से ज्यादा ऐसे पौधे हैं जिनमें औषधि गुण पाए जाते हैं। तो आने वाले दिनों में जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ रही है और कोरोना ने तो साबित ही कर दिया कि इस तरह के जो इम्यून पावर को बढ़ाने वाले जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, हर्बल्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो इसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है उसको कोरोना या अन्य कोई बीमारियां नहीं दबोच पाती। तो भारत के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। हमारे पास मैन पावर है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट बड़ा अच्छा है, मिट्टी है, मेहनती लोग हैं। लेकिन अब रहा सवाल सरकार का, तो सरकार जो है डुगडुगी पीटने से आगे नहीं बढ़ पा रही है। पैकेज 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 आपने सुना होगा, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख।
लेकिन धरती पे तो कहीं पैकेज में चवन्नी कहीं नजर नहीं आ रही है। जो इन्होंने सम्मान निधि का किसानों को दिया था, पहले जो वादा किया था, उसी की एक किस्त आधी अधूरी लोगों तक पहुंची है। उसके बाद तो बाकी तो कुछ कोई नया कोई योजना आई हो जिसमें किसानों को कोई मदद मिली हो, जो लॉकडाउन के पीरियड में जो परेशान थे किसान उनको कोई सहायता मिली हो, ऐसा दिखाई में नहीं दे रहा है। सहायता के नाम पे सरकार ने बैंकों का दरवाजा दिखा दिया किसानों को कि आप जाइए लोन लीजिए। तो अब रहा सवाल हर्बल की खेती का, तो जब तक ये लोग मिशन मोड में इसे नहीं लेंगे हर्बल की खेती को, और किसानों को भी साथ में नहीं लेंगे, प्रगतिशील किसानों को भी साथ में लें, क्योंकि इनके कृषि, जैसे मैंने बताया, केवी के और कृषि विश्वविद्यालय, ये जैविक खेती का पहाड़ा नहीं पड़े हैं। ये एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस का ककाहरा पढ़ के डॉक्टर बने हुए ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। इनको एकदम से आप सीधा जैविक खेती में की बात अगर करते हो, गाय गोबर वर्मी कंपोस्ट की बात करते हो, तो इनकी शिक्षा के फॉर्मेट में नहीं बैठता है। तो इसलिए क्या है कि इमीडिएट अगर हम सोच रहे हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए भारत की खेती में। जी। आवाज आ रही? हाँ, अभी आई, अभी आ गए आप। जी जी जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ठीक हम है। लोग वही थे कि बात हम लोगों की वहीं तक हुई थी हाँ कि हर्बल खेती को लेकर क्या संभावनाएं। जी, तो मैंने बताया था कि भाई हमारे यहाँ जलवायु की विविधता इतनी अच्छी है, मेन पावर भी है और जैव विविधता भी है। कई प्रकार की जड़ी बूटियां जो विश्व में के कोने कोने में पाई जाती हैं, उनमें से अधिकांश वैरायटी हमारे देश में पाई जाती है। तो दिनों दिन इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। और जैसा आप हम जानते ही हैं कि जड़ी बूटियां, हर्बल, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट और मसाले, ये सब के सब जो है पूरे विश्व में इनकी मांग बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है इसमें। चाइना की बात आपने की, ये बात सही है कि चाइना के पास केवल 4 क्लाइमेटिक जोन है, हमारे जी पास 16 है। गणित को समझने की कोशिश करें, चाइना के पास 4 क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास 16 है, 16 है। चाइना के पास 400 मेडिसिनल प्लांट्स नोटिफाइड हैं, हमारे पास 4000 से ऊपर। और कल्टिवेटेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि भी चाइना से हमारे पास ज्यादा है। जी। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बावजूद इसके जो नीतियां हैं हमारी, जो एक टीम वर्क होता है कि किसान और एक कंप्लीट जो एक चेन बनती है खेती की, किसान, फिर संग्रहकर्ता, फिर प्रोसेसिंग, फिर मार्केटिंग, एक्सपोर्ट। जी तो ये जो कंप्लीट चेन है, इसमें अधिकांश कड़ियां बड़ी कमजोर हैं। तो जी बाजार जो है, अंतिम कड़ी जो है, जहां जो इन सारी कड़ियों की ताकत को आजमाता है, वो है बाजार। वो बहुत मजबूत है। तो उसके एक झटके में सारी कड़ियां भारत में बिखर जाती है। और क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे देश का जो व्यापार है, वो उसमें फेयर ट्रेड नाम की कोई चीज नहीं है। नैतिकता वैसे भी व्यापार में कम ही पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ किसानों का नुकसान और व्यापारियों का फायदा, ये एक इक्वेशन स्थापित हो गया है। ये यहाँ दिक्कत है। इसे इस इक्वेशन को बदलना होगा, एक विन विन सिचुएशन। अगर मेरी आवाज आ रही हो जी तो, जी मतलब खेल ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ना हारे, दोनों जीते। तो वर्तमान में किसान बार बार हार रहा है, व्यापारी हमेशा जीत रहे हैं। तो इस जी। खेल के इस जो वर्तमान जो स्वरूप है, उसको बदलना पड़ेगा।
अभी जब इस तरह की परिस्थितियां देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कृषि, जैसे आपके ही शब्दों में, कि कृषि आईसीयू में है। लेकिन इसके बावजूद आज इस कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जो लॉकडाउन हुआ या जो परिस्थितियां बनी, इसमें बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी नौकरी भी चली गई। ऐसे में बहुत सारे जी युवा जो है वे जी वापस खेती की तरफ लौट रहे हैं। वापस क्या, मैंने पहली बार वो खेती की तरफ या गांवों की तरफ आ रहे हैं। जी आपका जी 2.5 एकड़ 2.5 दशक का आपका अनुभव है, तो आप क्या इन युवाओं को लाभदायक खेती के बारे में क्या इनको कहेंगे कि कैसे ये अपनी लाभदायक खेती की तरफ आए? उन्हें खेती करने के लिए खाद, बीज, नर्सरी कहाँ से सुलभता से मिलेगी? फिर अगर फसल उत्पादित हो गया तो उसे बाजार कहाँ से मिलेगा? इन सब के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि वो जो युवा खेती की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, वो नए जोश के साथ उनको आपकी सलाह से मार्गदर्शन मिले। देखिए, अ, अब वक्त आ गया है। मेरी आवाज और फोटो मतलब क्लियर आ रही है, आप तक पहुंच रहे हैं? जी जी, बिल्कुल 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 सही आ रही है। तो अब वक्त आ गया है कि किसान जो है मांग आधारित खेती करे, बाजार की मांग के अनुरूप खेती करें, न कि अ, केवल एक दूसरे की देखा देखी भेड़ चाल में चल के खेती न करें। और दूसरी बात, अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए जो चेन है, चेन चेन चाहे चेन। वो संग्रहण का हो, चाहे वो स्टोरेज का हो, लॉजिस्टिक यानी परिवहन का हो, बाजार की पहचान की बात हो, एक्सपोर्ट की बात हो, उसमें समूह के रूप में जाए। अकेला किसान जो है बाजार में लूट लिया जाता है। तो हम आप देखते हैं कारवां बना के चलते थे, जब बड़ी डकैती, लूटमार, राहजनी होती थी तो कानवाई चलती थी, एक साथ काफी लोग चलते थे। तब खेती किसानी में भी वो वक्त आ गया है कि इस रहजनी बटमरी से बचने के लिए किसानों को खेती भले अपने खेत में अकेले करिए, लेकिन जब बाजार में जा रहे हैं तो आप एकजुट होके जाएं, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बना के जाएं, समूह बना के खेती करें और मांग आधारित खेती करें। और जब एक साथ आप होते हैं तो आपका बल्क क्वांटिटी होती है और आप जो बाजार है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, उसकी मांग को पूरा करने की स्थिति में होते हैं। तो जो बाजार में जो अड़हतिया जो काम करता है, आप अड़हतिया या ट्रेडर को जो आपको लूटता है किसान को, तो उसके वो जो हिस्सा है किसानों को मिलने लगता है। तो जो पढ़ा लिखा युवा आ रहा है वो आज संचार माध्यमों से भली भांति परिचित है और वो देश के हर क्षेत्र के बाजारों तक पहुंच सकता है। शासन कई नीतियां भी बना रही है, हालांकि आधी अधूरी नीतियां हैं। इनको किसानों के साथ बैठ के किसानों के फायदे के दृष्टिकोण से अभी मांझा जाना जरूरी है, क्योंकि उनमें कई ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए गए हैं जिसके जरिए किसानों का शोषण होते रहेगा। तो जी लेकिन ये नीतियों में कई बार मुझे लगता है सरकार की इच्छा जरूर होती रहती है कि किसानों का भला हो, लेकिन कहीं न कहीं नीतियां बनाते समय जो चतुर लोग हैं वो कुछ ऐसे बीच बीच में जगह छोड़ देते हैं, तो जहां से कि वो एक दरवाजा, जी चोर दरवाजा बना रहता है जहां से किसान की लूट जारी रहती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मंडी एक्ट में परिवर्तन देख रहे हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम में आप परिवर्तन देख रहे हैं, ये सारी योजना सरकार यह सोच के बना रही है या कैसे बना रही है, किसानों की भलाई के नाम पे बन रही है। लेकिन ये कितना किसानों की भलाई कर पाएंगी, ये समय के गर्भ में। तो हम केवल शासन की तरफ मुंह ताकते बैठे रहेंगे तो मेरा मानना है कि हम खेती में नहीं सफल हो पाएंगे, क्योंकि बाजार नहीं, जो है। ऐसे ऐसे जी प्रायोगिक तौर पर जो खेती के जो लाभदायक खेती का जो मॉडल है, जिसे कि आपने आजमाया भी, तो वह जो आपने आजमाया है, जो अपने अनुभवों से आपने तैयार किया है जो मॉडल, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब देखिए, मैं तो सबसे पहले सब्जियों की खेती चालू किया 25 साल पहले, उसमें फेल हुआ, फिर फलों की खेती चालू किया। तो अंततः मैंने पाया कि भाई जब खेती करें तो सबसे पहले एक पेड़ लगाएं।
पेड़ ऐसे जो बहुमूल्य लकड़ी भी दे, छाया भी दे और फ्यूल भी दे और खाद भी बनाए, जिसकी पत्तियों से भी खाद बने। पहले पेड़ लगाएं, पहला काम है। जब पेड़ लगाते हैं तो हर साल जो आपको खाद का खर्चा है वो बच जाता है और दवाई का खर्चा बच जाता है, पॉली हाउस का खर्चा बचता है। तो पेड़ लगाएं और फिर उसके बाद खेती चालू करें और एक फसल पे भरोसा न करें। हम मल्टी लेयर बहुस्तरीय खेती का वक्त अब आ गया है, क्योंकि भारत के किसानों के पास खेती कम है। 75% किसानों के पास 1.5-2 एकड़ जमीन की है। तो 1.5-2 एकड़ में खेती अगर करना है तो इनको मल्टी लेयर खेती करना पड़ेगा, वर्टिकल खेती, हवा में खेती करनी पड़ेगी। तो हमने एक फार्मूला निकाला कि 1 एकड़ में हम 25 एकड़ 30 एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं। आपकी आवाज फिर डिस्टर्ब हो गई। मेडिसिनल प्लांट की खेती कर सकते हैं, जैसे तुलसी है, स्टीविया जी। है, अश्वगंधा है, सफेद मूंगफली है, कालमेघ है, इनकी खेती कर सकते हैं। हल्दी की खेती कर सकते हैं, सूरज की खेती कर सकते हैं, पपीते की खेती कर सकते हैं, चिया की इन सब में खेती कर सबसे सकते हैं। बहुत सारी बड़ी खेती है। बड़ी अपनी समस्या जमीन होती को है देखते कि हुए, अपने निवेश की क्षमता को देखते हुए, मजदूरों की उपलब्धता को देखते हुए हम इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि विश्वसनीय जगह से नर्सरी या बीज नहीं मिल पाता। कई लोगों का कहना है कि ये बीज तो ले लेते हैं लेकिन वो जर्मिनेट ही नहीं होता। तो इन सब तो दिक्कतों से कैसे नए किसान जो आएंगे उनका तो शुरू में ही घाटा हो जाएगा। तो वो इस तरह की चीजों से कैसे उभरे? देखो, ऐसा है कि रहा सवाल बीजों के उगने नहीं उगने का, तो बीजों के उगने नहीं उगने के बहुत सारे कारण होते हैं। बीज केवल एक कारण नहीं होता। तो जी। दोनों चीज देखना है। बीज अच्छा अगर चाहिए तो मेरा मानना है कि बाजार जो है केवल मुनाफे के लिए आया है। बाजार में जो बीज हैं उनमें तय हम लोगों को, किसानों को धोखा होता है। पुराना बीज दे देते हैं, पूरा, और कोई मशीन ऐसी है नहीं जो देख के बता दे कि नया है कि पुराना है। पुराने बीज में अंकुरण क्षमता होती नहीं है। तो जहां तक हो सके किसानों से लें। जो हमारे साथी किसान हैं, वो प्रायः किसान, एक किसान दूसरे किसान को धोखा नहीं देता, क्योंकि अगले साल फिर जवाबदेही बनती है। तो विश्वसनीय किसानों से ले, पहली बात। दूसरा, जो लगाने के बाद जो सावधानियां होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बीज के अंकुरण में प्रकृति, पानी, ऊष्मा, कीड़े मकोड़े, मिट्टी, लाखों फैक्टर हैं जो उत्तरदायी होते हैं। तो हमें ख्याल रखें कि जो बीज की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो भली भांति पूरी हो, सही तरीके से लगे और उसको सही भोजन, पानी, गर्मी, ऊष्मा, ठंड सब दिया जाए। तो कोई कारण नहीं कि इस तरह से हानि हो। हमारा 25 साल का अनुभव बताता है कि जब हम किसानों से उनके जो अनुभवजन्य ज्ञान को हम हासिल करके खेती काम करें या कोई काम करें, तो अमूमन हम नहीं चूकते हैं। अमूमन मानिए कि असफल नहीं होते। केवल किताबी ज्ञान लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति जरूर आती है जैसा आप कह रहे हैं। केवल खेती यूट्यूब देख के अगर खेती करें हम खाली, तो अमूमन दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत सारी 2 डायमेंशन में बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती। खेती बिना खेतों में खड़े हुए जैसे नहीं सीखा जा सकता, वैसे ही एक दूसरे किसानों के यहाँ जाएं, देखें, समझें और खेती करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से राय रखे। नए लोगों को कैसे अगर खेती करने नए लोग आ रहे हैं तो उन्हें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इस पर आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। हम आगे भी आपके साथ इस तरह के किसी किसी खास मुद्दे पर कृषि को लेकर और ग्रामीण विकास को लेकर आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका फिर धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। आपने